कल के शो से पहले भी सिचुएशन मशरिक़ वस्ता में बन रही थी। कशमकश ईरान और इसराइल की जारी थी और थ्रेट्स दिए जा रहे थे इसराइल की जानिब से, और अमेरिका में रिपोर्ट्स नशर हो रही थी कि इसराइल ऐसा कोई इक़दाम उठा सकता है। तो इस बनते गर्दाब पर सेठ साहब ने कल भी एक पेशगोई की थी, लेकिन उससे अहम बात यह है कि आज से 6 माह पहले सिचुएशन इस नहज तक पहुंच जाएगी, ये प्रेडिक्शन सेठी साहब ने कैसे की थी? सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे। सीरिया को वो बिल्कुल नॉकआउट हो गया ना, कुछ अरसा लगेगा, कुछ 6 महीने साल, इससे तवज्जो हटेगी, फिर ये ईरान के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ईरान को। तो ईरान के और ईरान के अंदर जो सिचुएशन है वहाँ अब खमेनी साहब जो है वो अब सक्सेशन की बैटल शुरू हो रही है। वो चाहते हैं उनका बेटा जो है वो बने जी अयतुल्ला बने, और वहाँ भी काफ़ी मसले हैं। अच्छा, तो वहाँ भी ये अब कोशिश करेंगे रेजीम चेंज की। मैं समझता हूँ अब रेजीम चेंज ईरान की बारी आ गई है। दे विल गो फॉर एन अटेम्प्ट टू डिथ्रोन द अयतुल्लास। अब वो कैसे करेंगे, कब होगा, वहाँ भी बड़े हालात ख़राब हैं इंटरनली, और इस रेजीम की पॉपुलैरिटी नहीं है। सो आई थिंक फोकस ऑन रेजीम चेंज इन ईरान ये आएगा अब। मेनोअन अच्छा 13 दिसंबर को ये शो ऑन एयर गया था। उससे पहले बशारुल असद की हुकूमत का ख़ात्मा शाम में हुआ। उसी के पर्सपेक्टिव में सेठी साहब ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया था, और 13 जून 2025 को ये पेशगोई मेनोअन पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अगला कॉन्टेक्स्ट भी सेठी साहब ने दे दिया, जिसमें आज के शो में डिटेल में बात करेंगे। कल क्या कहा था सेठी साहब ने जब मैंने सवाल किया कि क्या हो सकता है? ये खतरा तो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना, डॉट्स हमें नजर आने शुरू हो गए। लगता है ऐसे है कि इजराइल जो है अब तैयारी पे है, पूरी तैयारी पे है। और ऐसे भी लगता है कि शायद अमेरिका ने उनको ग्रीन लाइट अगर नहीं दी तो रेड लाइट बंद होकर एम्बर लाइट पे आ गए। मैं समझता हूँ कि इजराइल विल लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इट विल बी अ लिमिटेड अटैक। उसमें अमेरिकन वेपन्स एंड स्पेशली बस्टिंग बॉम्ब्स विल बी यूज्ड, एंड इजराइल विल फ्लाई ओवर सर्टेन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, because वो उसके जहाज वहाँ वैसे नहीं पहुँच सकते, and so they'll need to be refueled, and they'll have to fly over certain Middle Eastern countries to get to the nuclear sites of Iran. Conflict जो है इस वक्त बिल्कुल एज पे आई हुई है। और इस मुख्तसर से तबसरे में सेठ साहब ने सारी डायमेंशंस कवर कर दी थी। अटैक ही और वही हुआ रात 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसराइल ने ये अटैक लॉन्च किया, और बताया जा रहा है 200 से ज़ायद इसराइली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो थे वो इसमें हिस्सा ले रहे थे, और 100 से ज़ायद मकामात ईरान में टारगेट किए गए। और जैसे सेठी साहब ने अपने तबसरे में कहा, लिमिटेड टारगेट्स होंगे। तो न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री फैसिलिटीज़, मिसाइल्स बेसिस, सीनियर लीडरशिप और सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राइजिंग लाइन इस ऑपरेशन का नाम था, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आला फौजी क़यादत को नुकसान पहुंचाया गया, और 6 के करीब जौहरी साइंसदान ईरान के मुताबिक इसका निशाना बने हैं। तो जाहिर है सेठी साहब, एक बार फिर अब यहाँ तक के तो जवाब हमें मिल गए कि अटैक हो गया। सवाल और भी बहुत से उठ रहे हैं कि इसमें अमेरिका का क्या किरदार है, इसकी माशी कीमत क्या होगी, रजीम चेंज ईरान के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ईरान को किस कशमकश का सामना होगा, ईरान बदला लेने में कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँगी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब किया कौम से, और उन्होंने उसमें बाकायदा ईरानी अवाम को भी मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जाएंगे क्योंकि ईरान सबसे बड़ा ख़तरा है इसराइल के लिए, और हम इस ख़तरे से ख़ुद को निजात दिलाएंगे, नस्लों को निजात दिलाएंगे। आपके ख़्याल में ये जो अटैक है, 60 दिन जो डील के लिए दिए गए अमेरिका की जानिब से ईरान को, क्या ये एंटीसिपेटेड था कि ऐसे ही होगा, इसी तरह का होगा, अमेरिका की मदद के बगैर होगा? इससे पहले भी कभी हमला किया जा सकता था, या टाला गया, बदला गया प्रोग्राम को? थैंक यू आशा। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकनों को फुली इन कॉन्फिडेंस नेतन्याहू ने लिया था। ये प्रोजेक्ट ये रातों रात नहीं बना। इस प्रोजेक्ट के बनने में कम से कम 6 माह लगे होंगे, इससे भी ज़्यादा। और अमेरिकनों को पता होगा, और उनकी ताउन के साथ ये सब कुछ किया गया होगा। अब जो डिटेल्स मिल रहे हैं उससे जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो CIA को तो पता था, बिकॉज इसके 3-4 पहलू थे। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि तेहरान के करीब खुफिया तौर पर एक बेस एरिया बनाया गया। ये तो सोच भी नहीं सकते थे ईरानियंस कि उनके दरमियान के अंदर एक ऐसा इलाका जहाँ खुफिया तौर पे एक बेस एरिया बनाया जाए, जहाँ कमांडोज भी हों, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हो, वेपन्स भी हों, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी हो, वगैरह वगैरह। तो ये कोई रातों रात तो नहीं हुआ। तो ये तो तैयारी थी इसकी पूरी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप
कॉन्स्टेंटली ये कह रहा था ईरान को कि आप बात कर ले, मेरे से बात कर ले, नहीं तो जंग होगी। तो उसे तो सब तैयारियों का पता था। क्या उसे ये भी पता था कि इस स्टेज पे ये लॉन्च होगा? मैं समझता हूँ ये भी पता था। ये भी आखिरी वक्त पे उन्होंने इतला कर दी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि ये ऑपरेशन जो है इसके बाद फिर ईरान के साथ कोई नेगोशिएशन हो। और इजराइल तो ये कह रहा है कि ये 2 हफ्ते और चल सकता है, अभी उन्होंने और भी टारगेटिंग करनी है। मगर ये ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बातचीत फिर शुरू हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप फिर सीज फायर करवा के और एक नया डील ऐसे करवाए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कामयाबी हासिल की है। मगर मैं समझता हूँ दिन ब दिन ये हालात बिगड़ने जा रहे हैं और इस किस्म के एजेंडे की जो प्रॉमिस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो समझते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, एम्बसीज, कॉन्सुलेट्स मिडिल ईस्ट के अंदर, उन सबको वो टारगेट करेगा। हालांकि आज तक पिछले 2 दिन में, पिछले 1 दिन में अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं और कमेंटेटर्स जो हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे अगर कोई बातचीत करनी है ईरान के साथ तो वो अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व हो और फिर जो भी निकलता है उससे उसकी क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ले। इसलिए वो कहते जा रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं था, हमारा कोई रोल नहीं था। और इसीलिए अब ईरान को कह रहे थे कि आप हम बात कर ले हमारे साथ वगैरह। और ऐसे ही इसीलिए कतर के अंदर एक नेगोशिएशन की आखिरी 6ठी राउंड ऑफ टॉक्स भी जो है वो भी शेड्यूल किया हुआ था। तो मगर मैं समझता हूँ ये दिन ब दिन गेम बिगड़ेगी अब, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिकन टारगेट्स और इजरायली टारगेट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और दोनों को टारगेट करेंगे। अगर ऐसे होता है तो फिर अमेरिका विल डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व्ड इन द फाइट। तो ये जो बातचीत की जो बात है ये तो खत्म हो जाएगी। मगर इससे कबल कि हमें ये देखना है कि इजराइल के जहाज जो है वो जब इजराइल के एयर स्पेस से चले हैं और कोई 200 से ज्यादा जहाज आए हैं, 100 से ज्यादा टारगेट्स थे उनके, हर जहाज में 3-4 मिसाइल्स थी। तो इसका मतलब है बहुत एम्यूनिशन ड्रॉप हुआ है ईरान में। तो वो इतना लंबा रास्ता जो है इतनी तो किसी जेट के अंदर या बॉम्बर के अंदर फ्यूल की गुंजाइश नहीं होती, तो फ्यूलिंग तो करनी पड़ी होगी रास्ते में और गालबन इराक के किसी न किसी एरिया में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। और वो इराक जो है इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। तो मैं ये समझता हूँ, और वो जो टैंकर्स हैं जो कि ये प्रोवाइड कर सकते हैं जेट्स की फ्यूलिंग, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी प्लानिंग की गई होगी। तो अमेरिका मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये हो नहीं सकता कि 100 जेट्स जो है उनकी रिफ्यूलिंग हुई है विदाउट अमेरिकन टैंकर्स ओवर इराक। एंड सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई है इसमें, इंक्लूडिंग ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं जो कि हेवीली फोर्टिफाइड, ये भी अमेरिकन ही प्रोड्यूस करते हैं ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब। ओके, तो क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो काफी हद तक अंडरग्राउंड है और उनमें काफी कंक्रीट के 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 7 मीटर्स के कंक्रीट स्लैब्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड सो आई थिंक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट तो है। अब अमेरिका अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाह रहा है कि डायरेक्ट ना हो, ताकि वो कल को रोल प्ले करना पड़े तो कर ले। मगर इजराइल ने जो नेतन्याहू ने जो बात कही है वो तो अब सारा इजराइल उस बात को मानता है कि ईरान के पास 8-9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का मटेरियल तैयार है या हो जाएगा अनकरीब, और अगर ऐसे उसको अलाउ कर दिया गया तो फिर इजराइल को बहुत शदीद खतरा है, एग्जिस्टेंशियल खतरा है। बट एज आई सेड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑपरेशन रातों रात नहीं हुआ, ये टोटली इजराइल से नहीं हुआ, ये ईरान के अंदर बैठ के उन्होंने सब कुछ किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी की है और मिसाइल बैटरीज को भी, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को भी न्यूट्रलाइज किया है, कमांडोज भी थे इनके पास और ड्रोन्स भी वहां से लॉन्च किए हैं टू अगेंस्ट दीज फैसिलिटीज, ताकि जब इजरायली जहाज वहां आए तो उनको बैटरीज अटैक ना कर सके। सो आई थिंक इट वाज अ मोसाद स्ट्रोक इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन। इट्स वेरी रेयर कि इस हद तक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ज्वाइन करती है हैंड्स विद द मिलिट्री, बट दिस इज अ केस ऑफ
Mossad and the military, the IDF force, creating a joint platform. First, to protect the aircraft who are coming in, to provide intelligence. And last point, वो ये कि ये इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये लोग जिन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, इसके ऊपर जाहिर है इनके रिसोर्सेज जो है, दे मस्ट बीन इरानियंस, डिसग्रंटल्ड इरानियंस, जो कि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। एंड क्योंकि ये लोग तो मूव करते रहते हैं लीडर्स जो हैं, तो ये बड़ी प्रिसीजन के साथ ये उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको टारगेट किया गया और फिर वहां बॉम्ब मारे गए। देखे ना, इसमें द अदर सिग्निफिकेंट थिंग इज कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से दे फाउंड आउट के सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड कहाँ है, फौज का हेड कहाँ है, एंड सो ऑन। एंड ऑल्सो इसमें द इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग इसके मिलिट्री लीडर्स को अटैक किया गया, साइंटिस्ट को अटैक किया गया। बेसिकली दैट दोज पार्ट्स ऑफ ईरान जहां आइदर दोज वर मेकिंग द बॉम्ब उनको अटैक किया गया, और या दोज वर डिफेंडिंग ईरान उनको किया गया, या हु हैव द कैपेसिटी टू लॉन्च काउंटर अटैक्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो गए, द ईरानियन आर्म फोर्सेस हो गई, एंड सो ऑन। तो सिविलियन लीडरशिप को नहीं अटैक किया, दे कुड हैव, वो भी सोए हुए थे, उनको भी ये टेक आउट कर सकते थे, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, बट वहां उनको नहीं किया। आई थिंक वो इसीलिए नहीं किया बिकॉज आई थिंक कुछ प्लानिंग चाहिए होगी कि अगर रेजीम चेंज करना है तो या कोई नेगोशिएशन करनी है तो उसके लिए सिविलियंस की जरूरत पड़ेगी। सो मे बी आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सिविलियंस आर नॉट टारगेटेड। तो मैं समझता हूँ ये स्टेज 1 है ऑफ दिस ऑपरेशन। स्टेज 2 यही होगी कि या तो कोई नेगोशिएट करके डिसमेंटल किया जाए ईरान का प्रोग्राम, और अगर वो पॉसिबल नहीं है अंडर प्रेशर एंड मिलिट्री प्रेशर, उन्होंने कहा था कि हम डिग्रेड करेंगे प्रोग्राम को, सेटबैक करेंगे और इरोड करेंगे, तो वो कुछ हद तक तो वो कामयाब हो गए होंगे। बट जब वो कह रहे हैं ना कि अभी हमने और करना है, दैट मीन्स कि दे आर गोइंग टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फैसिलिटीज, ताकि अगर ईरान बनाना भी चाहे न्यूक्लियर वेपन तो इट्स अगेन नाउ पुश्ड बैक अ कपल ऑफ इयर्स एट लीस्ट। सो आई थिंक इस किस्म की स्ट्रेटजी थी, एंड इट्स लार्जली सक्सीडेड। So the obvious question now will be, what will Iran do? Yes.